हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का, जो हिंदी है ना, इसका एक वायरल पेपर। इस पूरे 100 नंबर के पेपर को मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा पेपर कैसा आता है बता देते, तो क्यों ना आज हम पूरे हिंदी के पेपर को आपको बता दें विथ सॉल्यूशन। ऐसे ही 2026 में आपके हिंदी का पेपर आने वाला है। तो अगर आपका भी टारगेट है भैया इस बार 100 में हम हिंदी में 95 प्लस लेकर आए, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और हमारे साथ बने रहना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने 100 में 95 दिलाया है, 95 प्लस दिलाया और आपको भी हम दिलाएंगे। तो देखो यहां पे भैया क्लास 12 हिंदी पेपर का इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। यहां पे अपना रोल नंबर डालो, यहां पे अपना नाम लिख देना मेरे भाई, ठीक है। पेपर में कॉपी में नाम नहीं लिखना, कॉपी में सिर्फ रोल नंबर डालना होता है। उसके बाद में देखो यहां पे एक पेपर कोड रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। सब्जेक्ट यहां पे रहेगा, यहां पे पेपर कोड ये जो रहता है ये वैसे नंबर लिखा रहता है, पेपर कोड हमारा मेनली ये रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्णांक 100 नंबर का ये रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, पूरे 100 नंबर के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही क्लासेस में आपको देता रहता हूं, इंपॉर्टेंट भी और टॉपिक का भी। तो देखो भैया सबसे पहले आपको कुछ नोट दिया जाएगा, अरे पैसे वाला नोट नहीं, कुछ निर्देश। देखो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर को खूब ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और प्लस खंड खा। खंड का जो होगा भैया ये 50 नंबर का रहेगा, खंड खा भी हमारा 50 नंबर का रहेगा। टोटल 100 नंबर का हमारा हिंदी का पेपर होने वाला है। चलो हम खंड का की शुरुआत करते हैं। तो खंड का की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, टोटल 50 नंबर का ये रहेगा। सबसे पहले आपको हिंदी के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। देखो 5 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन रहेंगे हिंदी गद्य साहित्य के रहेंगे, उसके बाद में 5 हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलिए देखते हैं, ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का देखो, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ राहुल सांकृत्यायन? मतलब इनका वास्तविक नाम क्या है? देखो सुदामा प्रसाद पांडे, वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ सिंह या केदारनाथ पांडे। भैया केदारनाथ पांडे जो है इनका वास्तविक नाम है राहुल सांकृत्यायन जी का। 1 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है ना, हमारे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। और आपको इस बार हिंदी में कितना लेकर आना है, आपका टारगेट क्या है ना, वो भी कमेंट करके बताओ। सभी स्टूडेंट बताओ आपको हिंदी में 95 प्लस लाना है या 90 प्लस लाना है, आप अपना टारगेट जरूर बताएं, हम हिट कराएंगे। चलो भैया खा वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। खा, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये भी है। मुंशी इंशाअल्लाह खां, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या यशपाल? भैया रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां, ये रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। चलो भैया गा वाला क्वेश्चन, आगे बढ़ते रहो फटाफट। गा वाला क्वेश्चन, मैं कहता रहता हूं हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हर एक स्टूडेंट 100 में 95 प्लस ला सकता है, चाहे वो वीक ही क्यों ना हो। हिंदी के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रखा है, अगर आप लोग सर्च करोगे ना क्लास 12 हिंदी इंपोर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से टॉपिक 100% फिक्स होते हैं, कैसे तैयारी करनी है, जाकर जरूर देखो उस वीडियो को। अभी जल्दी मैंने 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। चलो गा वाला, निम्नलिखित में से कौन छायावाद युग के गद्य लेखक हैं? इसमें से कौन है जो छायावाद युग के गद्य लेखक हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र या राय कृष्ण दास? तो भैया गा का दूसरा ऑप्शन सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। इनमें से जो रामचंद्र शुक्ल जी है ना, ये छायावाद युग के गद्य लेखक हैं। चलो घा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तार सप्तक के संपादक कौन थे?
तार सप्तक के संपादक कौन है? कहीं कहीं पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तार सप्तक किस वर्ष संपादित हुआ? तो 1943 में। अब कैसे इसको याद रखेंगे भैया? देखो, तार सप्तक में ता और आता है, 43 में भी ता और आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक। तो इसके संपादक कौन है? दिनकर जी हैं, अज्ञेय जी हैं, निराला जी हैं, या मुक्ति बोध जी हैं? भैया तार सप्तक के जो संपादक हैं वो हमारे अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम पता है किसी को? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। चलो भैया आगे बढ़ो, बढ़ते रहो फटाफट। अंगा नंबर क्वेश्चन देखो। अंगा नंबर क्वेश्चन हमारा है, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? मतलब वर्ण रत्नाकर जो रचना है ये किस भाषा में लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली या ब्रज भाषा? भैया ये लिखा गया है मैथिली भाषा में। वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली भाषा में लिखा गया। हो गया 5 क्वेश्चन काखा गघा अंगा, 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि हिंदी पद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे का क्या है? नई कविता के कवि हैं, इसमें से कौन से कवि हैं जो नई कविता के कवि हैं? नरेंद्र शर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो देखो, नई कविता के जो हमारे कवि हैं वो अज्ञेय जी हैं, ठीक है। नई कविता के जो कवि हैं इसमें से वो हमारे अज्ञेय जी हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, टाइम भले ही लग जाए, लेकिन जब तक आप टाइम नहीं दोगे ना, आपका टाइम कैसे बदलेगा? तो दूसरे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। खा देखो, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? मतलब विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा में लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, अवधी, मैथिली, ब्रज या फिर खड़ी बोली? देखो, विनय पत्रिका जो है ना ये ब्रज भाषा में लिखा गया, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो, जो मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, अभी मैं लास्ट में आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो गा वाला क्वेश्चन देख लो। गा, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी, इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास, भूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त जी? तो भैया शिवा बावनी जो है इसके रचयिता हमारे भूषण जी हैं। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, घा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, घा वाला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। मतलब इन कवियों में से कौन से कवि हैं जिनको हम राष्ट्र कवि बोलते हैं? रामकुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, महादेवी वर्मा को या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को? भैया मैथिली शरण गुप्त जी को हम बोलते हैं राष्ट्र कवि। हमारे राष्ट्र के ये कवि हैं। देखो, राष्ट्र के कवि तो सभी हैं, लेकिन इनको राष्ट्र कवि के नाम से भैया उपाधि से विभूषित किया गया। चलो अंगा नंबर क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। अंगा नंबर क्वेश्चन देखो, ये देखो अंगा, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। मतलब कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कौन से कवि हैं जिनके काव्य बहुत कठिन से लगते हैं? घनानंद को, भूषण को, केशव को या पद्माकर को? भैया केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो अंगा का थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 5 क्वेश्चन ये भी हो गया। टोटल मिलाकर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं और 10 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं कहता रहता हूं अभी तो स्टार्टिंग है मेरे भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या। और एक गलती आप लोग कभी मत करना। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हिंदी में क्या है, 1 महीना एग्जाम बचेगा, पूरी हिंदी घोलकर हम पी लेंगे और 95 प्लस ले आएंगे। ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। आपको अभी से हिंदी को पढ़ते हुए चलना है। जो सब्जेक्ट आपको 100 में 95 प्लस दिला सकता है, आपके स्कोर को, आपके परसेंटेज को बढ़ा सकता है, उसको लास्ट में क्यों पढ़ें, साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो भैया आगे देख लो। तीसरा जो हमारा है ये गद्यांश रहेगा। देखो, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये रहेगा। इसमें होगा क्या, पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखो, ये आपको गद्यांश यहां से यहां तक दे दिया गया। इसके नीचे देखिए 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। देखो, क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा वाला कर लो। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। मतलब 2 में से एक ही करना है। हम फर्स्ट वाला ही कर देते हैं। देखो ध्यान से समझना, बस आप लोग चैप्टर का नाम आपको अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। देखो,
मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले पहचानो आपकी ये गद्यांश किस चैप्टर का है। देखो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो राष्ट्र और यहां पे चैप्टर का नाम ही आ गया राष्ट्र का स्वरूप, तो ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये आपको पहचानना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन का आंसर तो मैं अभी इसी में ढूंढ कर लिख दूंगा। आपको ये पहचानना ये किस पार्ट से, इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब आपको चैप्टर और उसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो गद्यांश मैंने बहुत सारे सॉल्व कराए हैं, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ये गद्यांश भी मैंने सॉल्व कराया है। अब मैं पेपर बता रहा हूं तो उसमें ये बता देता हूं। देखो फर्स्ट है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं, मैंने बताया है ऑलरेडी, जाकर देख लेना। 2 नंबर कंप्लीट। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो एक लाइन आपको दिख रही है जिसके नीचे रेखाएं हैं ना, लाइनिंग है, इसकी अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। देखो एक लाइन में यहां पे लिखा है, आपको 3-4 लाइन में अच्छे से लिख देना है। ठीक है, कि पृथ्वी हम जो है राष्ट्र में रहते हैं, ऐसे कुछ आप अच्छे से लिख देना। ठीक है, राष्ट्र पृथ्वी हमारी माता है और हम सब पृथ्वी के पुत्र हैं, हमारे कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। कुछ ऐसे 2-3 लाइन आपको लिखना है भैया। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। तीसरा देखो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो देखो यहां पे आंसर दिया गया, ये देखो यहां से यहां तक लिख दो। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही लाइन उठाकर लिख दोगे, 2 नंबर आपका कंप्लीट। जो 3 नीचे के जो 3 क्वेश्चन होते हैं ना, उनका आंसर आपको इसी गद्यांश में बिल्कुल दिया रहता है। चलो चौथा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो देखो यहां पे लिखा है मेरे भाई, ये पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। मतलब पृथ्वी और जन, दो, जन का मतलब हम लोग, जन का मतलब लोग। ठीक है, तो हम मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। चलो 5वां क्वेश्चन, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो देखो यहां लिखा है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब जन, पृथ्वी पर जन के निवास होने के कारण ही वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। हम ही कहते हैं पृथ्वी हमारी माता है, अगर हम ही नहीं रहेंगे भैया तो कौन माता कहेगा पृथ्वी को। ठीक है, धरती हमारी माता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरा वाला आप कर सकते हैं, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से, देखो अशोक आ गया, तो ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हो गया, एक मैंने बता दिया, एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से इसको ट्राई कीजिए करने का। ठीक है, चलो भैया गद्यांश हो गया। अब ऐसे ही आपका पद्यांश पूछा जाता है, ये भी आपको 10 नंबर का भैया दिया जाएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस हिंदी पद्य रहेगा। देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो आपको एक पद्यांश दे दिया गया, यहां से देखो यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा वाला आप कर लो, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। लेकिन हम पहला वाला ही कर लेते हैं मेरे भाई। देखो इसको भी मैं थोड़ा मीनिंग के साथ बता देता हूं। देखो पद्यांश जो है ना, इसमें आपको पद्यांश का मीनिंग आना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहते हैं। देखो सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, देखो ये पवन दूतिका चैप्टर का पद्यांश है और इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। मतलब श्री कृष्ण जी चले जाते हैं छोड़ के राधा जी को, तो राधा जी जो है पवन को अपना दूत बनाकर, मतलब वायु को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजती है। वो कहती हैं देखो सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, मतलब सूखी जाति सूखी जा रही, मलिन मतलब मुरझाई हुई, लतिका लता जो धरा में धरती पे पड़ी हो। मतलब वो कहती हैं हे पवन, अगर कोई सूखी लता तुम्हें धरती पे पड़ी हुई दिखाई दे तो पांवों के निकट, तो पांवों के पास उसको श्याम के मतलब श्री कृष्ण जी के ला गिरा देना। तो तुम उसको श्री कृष्ण जी के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना और उनको क्या बताना, देखो यो सीधे से प्रकट करना और सीधे से बताना कि प्रीति से वंचिता हो, प्रेम से वंचित होकर
मेरा होना, मैं भी हो गई हूं अतमलिन सूखते, मतलब मुरझाई और सूखते नित्य जाना, नित्य जा रही हूं। मतलब उस मुरझाए हुए लता को श्री कृष्ण जी के पास पैरों के पास ले जाना और उनको ये बताना कि उनके प्रेम से के विरह में, मतलब उनके बिछड़ने से मैं भी इसी लता की तरह मुरझाई हुई और नित्य सूखती जा रही हूं। मतलब ये बताना कि श्री कृष्ण जी चले गए तो राधा जी का क्या हाल है। आगे देखो कहती है कोई पत्ता नवल तरु, मतलब नए पेड़ का पीत पीला जो हो रहा हो, अगर वो हो रहा हो तो प्यारे के मतलब श्री कृष्ण जी के दृग युगल दोनों नेत्रों के सामने सामने लाऊ से ही लाऊ से, मतलब वो कहती है कि अगर किसी नए पेड़ का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो ना तो उसे लाना और श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने ले आना, धीरे धीरे संभल रखना, मतलब धीरे धीरे रखना और उन्हें यो बताना और उनको बता देना पीला होना, मैं पीली होती जा रही हूं प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, मतलब प्रोसिता सा का मतलब एक बिछड़ी हुई पत्नी की तरह हमारा। मतलब वो कहती हैं अगर कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो ना तो उसको श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने ले आना और रख देना और उनको बताना कि श्री कृष्ण जी के विरह में वो भी एक पति से बिछड़ी हुई पत्नी के समान पीली पड़ती जा रही है। ठीक है, बस ऐसे ही हो गया। अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम है पवन दूतिका, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन दोनों लाइनों की आपको व्याख्या करनी है जो नीचे दी गई है यहां से यहां तक। ठीक है, तो जो मैंने बताया वही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देख लो। देखो अभी मैं आपको पेपर बता रहा हूं, आगे चल के मैं आपको इन सब का आंसर भी बताऊंगा अच्छे से लिखकर, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। तीसरा, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती है कि उसको श्री कृष्ण जी के पैरों के पास लाकर गिरा देना। ठीक है। चौथा, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है? सूखी लता से राधा श्री कृष्ण जी को संदेश देना चाहती है कि उनके विरह से, उनके बिछड़ने से राधा जी नित्य प्रति सूखती जा रही है उसी लता की तरह। पांचवा, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? पीले पत्ते को श्री कृष्ण जी के सामने लाने से राधा का अभिप्राय यह है कि वो बताना चाहती है कि उनके बिछड़ने से वो भी एक पति से बिछड़ी हुई पत्नी के समान नित्य पीली पड़ती जा रही हैं। बस ऐसे आपको लिख देना, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नहीं पता तो अथवा लगा ये दूसरा कर लो। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटूसा नागरी खक कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो या लतिका भी भर लाई मधमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई हयाली आंखों में भरे बिहागरी। ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी के गीत का है शायद। ठीक है, गीत जो है जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है उसी का है। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, आंसर 2 नंबर ले जाओ। पांचवा टॉपिक देखो भैया, पांचवा क्वेश्चन है साहित्यिक परिचय, जिसको हम लोग जीवन परिचय बोलते हैं। 5 नंबर लेखक का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर कवियों का रहेगा। देखो भैया ध्यान से समझो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये रहेगा। देखो जो तीनों लेखक यहां पे है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इन 3 लेखकों के साहित्यिक परिचय पढ़ लो। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। इन तीनों का अगर आप साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हो मेरे भाई, 5 नंबर आपका बिल्कुल 100% मैं गारंटी लेता हूं फिक्स है। और ये 100% फिक्स टॉपिक है। नहीं जानते हो कैसे लिखना तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लो, अभी मैंने जल्दी क्लास दिया है, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना भैया। 5 नंबर ये कंप्लीट और 5 नंबर इनका भी मैंने कंप्लीट कराया। देखो ये देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहां पे कवि हैं 5 नंबर, जैसे सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। इन्हीं तीनों का अगर पढ़ लोगे ना 5 नंबर ये भी कंप्लीट भैया। तो जाकर वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने लेखक और कवि दोनों का साहित्यिक परिचय बताया है। तो कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो भैया कहानी पे आ जाते हैं। कहानी हमारी आ गई है भैया, ये देखो कहानी 6 नंबर टॉपिक कहानी, ये भी 100% फिक्स टॉपिक है। 100% ये 5 नंबर फिक्स होता है। देखो ध्यान से, लाटी अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब लाटी कहानी या बहादुर कहानी, किसी एक का आपको उद्देश्य लिखना है। नहीं पता है तो अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। मतलब ध्रुव यात्रा या पंचलाइट किसी एक का सारांश लिखना है। देखो 4 ऑप्शन आपके पास है।
चाहे आप लाठी कहानी का उद्देश्य लिख दें, चाहे बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख दें, दोनों नहीं पता तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिख दे, ये भी नहीं पता तो पंचलाइट कहानी का सारांश लिख दो। चार ऑप्शन है, आराम से कर दोगे। आप 2 कहानी पढ़ लो, एक पंचलाइट को पढ़ लो, एक बहादुर, इन दोनों कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लो। 5 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, गारंटी के साथ 100% लिख कर ले लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, खंड काव्य। भैया ये स्वपठित खंड काव्य है, ये आपको जिला वाइज पढ़ना होता है। जैसे आप यूपी से हैं, यूपी के किस जिले से हैं, आपके जिले में दूसरा होगा, किसी और के जिले में दूसरा। देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये रहेगा। देखो जैसे कहा है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आलोक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप लोग ये देख लीजिए कि आपके जिले में कौन सा है। जैसे यहाँ पे 4, 5, 6 दिए रहते हैं, मुक्त यज्ञ हो गया, रश्मि रथी हो गया, त्याग पथी हो गया, आलोक वृत्त हो गया, सत्य की जीत हो गया और श्रवण कुमार हो गया, ठीक है। इतने रहेंगे भैया। तो आप लोग किस जिले से हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बता देना। नहीं पता कौन सा खंड काव्य है तो मैं बता दूंगा, अगर मैं नहीं बता सकता तो आपके टीचर बता देंगे। भैया हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना, सर जी कौन सा खंड काव्य हमें पढ़ना है, तो बता देंगे, ठीक है। आपको ये जिला वाइज पढ़ना, बाकी सब टॉपिक सब में सेम है, लेकिन ये खंड काव्य जिला वाइज होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका भैया। तो 50 नंबर का पेपर हमारा खंड का वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य। लो भैया 50 नंबर आपका बिल्कुल 100% फिक्स हो चुका है। तो 50 नंबर का पेपर यानी कि आधा पेपर हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अपना खंड खा, यानी कि अब हम आ चुके हैं अपने खंड खा वाले पोर्शन पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, खंड खा की अगर हम लोग बात करें तो यहां से स्टार्ट होता है, 50 नंबर का ये भी रहेगा भैया। तो देखो खंड खा में सबसे पहले हिंदी संस्कृत का पोर्शन रहेगा, मतलब 7 नंबर का हमारा रहेगा यहाँ पे गद्यांश और 7 नंबर का पद्यांश, 14 नंबर हिंदी संस्कृत से रहेंगे। देखो 8वां क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको गद्यांश दिया जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, ध्यान से समझो गद्यांश को। ये देखो ये आपको गद्यांश दिया गया है यहां से लेकर यहां तक। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्र पत्रकार आश्रित परम सर्वोच्च गुणा जन सेवो आसीत यत्र कुत्रा वयम जनान दुखिदान पीड़े पश्चाते तत्रयो सा शीघ्र में उपस्थिता, ठीक है। ये किस चैप्टर का है, ये महामना मालवीय चैप्टर का है। तो आपको एक छोटा सा संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। देखो हिंदी संस्कृत का गद्यांश भी मैं आपको बहुत पढ़ाया हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहां पे आपको संदर्भ लिखना है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद कर देना, 7 नंबर कंप्लीट। नहीं पता है तो भैया अथवा इसमें भी लगा रहेगा, वो नहीं पता तो यहां पे ये देखो अथवा लगा हुआ है, नहीं पता तो ये कर दो सा शकुनी गड़े अवलोकी अंति, ठीक है। ये हमारे नृत्य जातकम जातक कथा चैप्टर का एक नृत्य जातकम शीर्षक है, ये उसी से लिया गया है, ठीक है। नृत्य जातकम, ये जातक कथा के नृत्य जातकम शीर्षक से लिया गया। देखो जातक कथा में 2 शीर्षक है, नृत्य जातकम, उलूक जातकम, तो ये नृत्य जातकम का टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब ये आ गया हिंदी का पद्यांश, संस्कृत का पद्यांश या श्लोक बोलते हैं, ये 100% फिक्स होता है। देखो जो संस्कृत का गद्यांश है उसके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताऊं, जातक कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता और संस्कृत भाषा महत्वम। इन 4 चैप्टर को आप हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लोगे, पहचानना सीख जाओगे, 7 नंबर फिक्स है। लेकिन ये 100% फिक्स है। देखो दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का आता है। देखो इसमें एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, ठीक है। इस चैप्टर से भैया 100% गारंटी है कि एक पद्यांश आता है, 2 पद्यांश, ये 7 नंबर 100% फिक्स होता है। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम वर्जेता दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, ये हमारे सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही श्लोक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पूरे संस्कृत में अगर श्लोक या पद्यांश का कोई चैप्टर है ना तो वो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है। इसमें जितने भी श्लोक हैं सारे के सारे हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेना भैया, आपका 7 नंबर एकदम 100% फिक्स रहेगा, ठीक है। अथवा इसमें भी आपको मिलेगा।
अथवा लगाए, नहीं जानते हो तो ये कर लो भैया। ये जातक कथा के उलूक जातकम शीर्षक से है। देखो, ना मे रोस्ते भद्रम व उलूकस्य विशेषणम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है, ये हमारे जातक कथा के उलूक जातकम शीर्षक का है। चलो भैया आगे बढ़ते मेरे भाई। देखो आगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, हिंदी व्याकरण पे हम आ चुके हैं। देखो, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए भैया, 2 नंबर। ठीक है, ये चारों में से कोई एक आपको करना है, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे देखो, श्री गणेश करना मतलब किसी काम की शुरुआत करना, लिख दो। राम ने अपने दुकान का श्री गणेश कर दिया, मतलब दुकान की शुरुआत कर दी। खा, बगुला भगत होना मतलब ढोंगी व्यक्ति होना। ठीक है, इसका अर्थ होगा वाक्य प्रयोग कर दो। टका सा जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना। ठीक है, भागते भूत की लंगोटी भली मतलब जहां कुछ न मिलने की आशंका हो वहां थोड़े में ही संतोष कर लेना चाहिए। ठीक है, हो गया भैया। ऐसे करो, आगे बढ़ो, बाकी देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, ये देखो आप पठित गद्यांश पे आ चुके हैं, 10 नंबर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 5 नंबर का ये रहेगा। देखो 5 नंबर आपको इसके लिए दिए जाएंगे, करना कुछ नहीं है, आपको ये वाला गद्यांश ध्यान से पढ़ना है। इसके नीचे देखो 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा वाला गद्यांश है, इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। लेकिन हम फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये देखो विश्व आज, पहले इसको पढ़ो फिर तीनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कितने नंबर का, ऊपर लिखा है देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, बाकी दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के। देखो, विश्व आज जिस बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आज एक ऐसी विश्व स्तरीय समस्या का रूप ले चुका है जिसके समाधान के लिए आज संपूर्ण विश्व समाज को संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% कार्बन डाइऑक्साइड है। इन गैसों का समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु जब इन गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगड़ने लगता है तो जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था। ठीक है, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा को पार कर गया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारण बन गया। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, गद्यांश में किस समस्या का उल्लेख किया गया है भैया? तो गद्यांश में किसका उल्लेख किया गया, ये देखो सीधा सीधा लिखा है, एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो है जलवायु परिवर्तन। तो गद्यांश में जलवायु परिवर्तन की समस्या क्या उल्लेख किया गया है? 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, 1 नंबर कंप्लीट हो गया यहां पे, बिल्कुल। उसके बाद में देखो, सौर मंडल में के कौन से ग्रह पर जीवन संभव है, उस ग्रह पर कौन कौन सी गैसें विद्यमान है? तो भैया 2 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये सीधा सीधा दिया गया है। देखो यहां पे देखो, ये सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। देखो सीधा सीधा 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, सीधा सीधा आंसर दिया। सिर्फ गद्यांश को पढ़ना है, उसके नीचे का आंसर आप बहुत आसानी से दे दोगे। ठीक है, चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो। ये देखो तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का क्या परिणाम हुआ? तो देखो यहां पे इसका भी आंसर शायद दिया गया है, ये देखो यहां लिखा है, विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा को पार कर गया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारण बन गया। पूरा लिख दोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां से यहां तक भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। नहीं पता भैया तो अथवा लगा है, ये आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते, अब हम आते हैं अपने शब्द युग्म पे। बहुत ध्यान से समझना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका का देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। जैसे देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सही अर्थ बताना है। फर्स्ट वाला है दसन दंसम, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका बाद में। देखो डसना और काटना, काटना और डसना, दांत और काटना और दस और डंक। तो भैया इसका आंसर होगा दांत और काटना। देखो दसन का मतलब होता है दांत,
और दंशन का मतलब होता है काटना। तो आपका सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो पहले है उसका आंसर पहले, जो बाद में उसका आंसर बाद में। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो भैया। दूसरा, छत्र छत्र, इसका सही आंसर क्या होगा? तो छत्री और छतरी, सत्ता और छतरी, छतरी और छाता, छत और छाता। भैया इसका आंसर होगा क्षत्रिय और छतरी। छत्र का मतलब क्षत्रिय और छत्र का मतलब छतरी। बस आपको अच्छे से थोड़ा बताना है, जैसे आप लोग होमोफोन्स को पढ़ते हो ना अपने इंग्लिश ग्रामर में, वैसे यहां पे शब्द युग्म होता है। चलो खा वाला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। भैया ये अनेकार्थी शब्द है जिसको शब्द अर्थ भी बोलते हैं। जैसे देखो, अमृत को किन किन नाम से जानते हैं भैया? तो अमृत को सुधा, दूध, औषधि, मुक्त। किसी एक के आपको दो अर्थ लिखना है। मैं तीनों का बताऊंगा और दो दो तीन तीन बताऊंगा। देखो अमृत का दूध, सुधा, औषधि, मुक्ति, ठीक है। उसके बाद में कवि को क्या क्या बोलते हैं? तो कवि को बोलते हैं शुक्र, सूर्य, ऋषि, कविता, कविता का रचयिता, ठीक है। धन को क्या क्या बोलते हैं? धन को बोलते हैं पूंजी, संपत्ति और जोड़, ठीक है, जो गणित का चिन्ह होता है जोड़। तो ऐसे आपको लिख देना है, काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। ये देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, दो क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर। जैसे देखो, शाक्त, विष्णु के उपासक, इनको एक शब्द में क्या बोलेंगे? जो विष्णु का उपासक हो उसको शाक्त बोलेंगे, वैष्णव बोलेंगे, श्रद्धेय बोलेंगे या शाश्वत बोलेंगे? भैया उसको वैष्णव बोलेंगे। जो विष्णु के उपासक होंगे उनको वैष्णव बोलते हैं। चलो दूसरा वाला देख लो, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको अभिलाषी बोलेंगे, जिज्ञासु बोलेंगे या इच्छुक बोलेंगे या फिर महत्वाकांक्षी बोलेंगे? भैया जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची होंगी महत्वाकांक्षी होगा। द वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भैया आगे बढ़ो, हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। देखो घा वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे आपका है फर्स्ट का वाला, देखो देखो 4 दिए जाएंगे, 2 को शुद्ध करके लिखना है। देखो, मोनिका भोजन कर ली है, भैया ये गलत है। मोनिका ने भोजन कर लिया है, ये सही होगा। मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना। खा देखो, सौम्या पूरी रात जागती रही, नहीं बेटा ये गलत है। सौम्या सारी रात जागती रही, सारी रात कर देना। गा, उसने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं ये भी गलत है। उसने हस्ताक्षर कर दिए कर देना बस। घा, हमारी अध्यापिका विद्वान है, नहीं हमारी अध्यापिका विदुषी है। देखो विद्वान का यूज करते हैं मेल के लिए, ये फीमेल है तो विदुषी हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आगे आए हमारा सबसे फेवरेट और 100% फिक्स टॉपिक हिंदी में, वो है रस, छंद, अलंकार। देखो 12 का वीर अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर। भैया रस, छंद, अलंकार जो है इसका नंबर 100% फिक्स होता है, ठीक है। देखो आगे खा वाला, देखो ये अलंकार है, संदेह अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर। गा, देखो कुंडलिया अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर। मतलब रस, छंद, अलंकार तीनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर उसको देख लोगे ना, ये 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा 100%। आप लोग सर्च करो यूट्यूब पे रस, छंद, अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना, बहुत स्पेशल क्लास है। चलो भैया पत्र लेखन पे आ जाते हैं, अपने 6 नंबर और कंप्लीट करते हैं। देखो, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखते हुए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो, 6 नंबर आपको मिलेगा। मतलब आपको पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई है, 6 नंबर। अथवा नहीं पता तो ये कर दो, अपने विद्यालय में कंप्यूटरों के अभाव की ओर विद्यालय के प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कंप्यूटर की पूर्ति हेतु उन्हें एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो। पत्र भी मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, क्लास मिल जाएगा। निबंध पे आ जाते हैं, अपने लास्ट टॉपिक पे आज के इस क्लास के। देखो 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर का। जैसे 5 टॉपिक दिए जाएंगे, कोई और भी हो सकता है। देखो, भारत में कंप्यूटर की महत्व क्या है, भारत में बेरोजगारी की समस्या, मेरी प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, और नारी सशक्तिकरण। 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है भैया, 9 नंबर आपको मिलेगा। निबंध लिखते समय हेडिंग बहुत अच्छे से डालना। फर्स्ट हेडिंग आपका प्रस्तावना होना चाहिए, मतलब रूपरेखा में प्रस्तावना, और उसके बाद में लास्ट में उपसंहार। बीच में आपको निबंध से रिलेटेड हेडिंग्स डालने हैं। तो भैया आज का हमारा 100 नंबर का पूरा हिंदी का पेपर यहीं पर फिनिश होता है।
मैंने आपको ज्यादातर सॉल्यूशन भी दिया। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए, बस सपोर्ट बनाए रखो भैया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फैला दो अपने दोस्तों के साथ, फिर हम लोग मिलते हैं। चलो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। पूरे 100 नंबर का मैंने हिंदी का पेपर बता दिया, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।